Good morning student. Today we will study एरोडो सॉल्यूशन। तो एरोडो के का अपन क्वेश्चंस हैं वो अपन अब स्टार्ट कर दिए हैं। एरोडो के क्वेश्चंस जो है वो अगर मेरे को टाइम मिला तो रोज़ाना एक क्वेश्चन तो आपको करवा ही देंगे, ठीक है ना। और ये एरोडो के जो क्वेश्चन हैं ये आपके आईआईटी एडवांस का जो एग्ज़ाम है उसमें पूछ जाते हैं। तो एरोडो आईआईटी एडवांस तक जो बच्चे पहुंचते हैं, जो स्टूडेंट्स, उनको एरोडो तो निकालनी चाहिए। अगर एरोडो उनकी क्लियर हो जाती है तो फिज़िक्स में तो वो कहीं नहीं अटकते हैं, ठीक है ना। फिज़िक्स में कहीं नहीं अटकते हैं और आप टॉपर्स बन जाते हैं, ठीक है ना। आप टॉपर्स बन जाते हैं। तो अभी आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज पर करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसके ऊपर अपन कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3.3 है ये आपके एरोडो का क्वेश्चन है 3.3। तो आपके पास में अगर एरोडो की बुक है तो उसमें आपकी क्वेश्चन देख लीजिएगा, वरना यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है, ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो घबराइए मत, एरोडो से जो डर लगता है आपको एरोडो का क्वेश्चन नहीं हो पाएगा या बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। आज के बाद में आपको एरोडो के क्वेश्चन बहुत आसान लगने वाले हैं। अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और रोजाना जैसे टाइम मुझे मिलता है मैं आपको एरोडो की प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करके बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। चलो अभी ये देखते हैं। टू स्मॉल इक्वली चार्ज्ड स्पायर, ठीक है ना। दो छोटे छोटे स्पायर हैं ये ठीक है ना। दो स्पायर है, इक्वली चार्ज है उनके ऊपर। ईच ऑफ मास एम, और उन दोनों का जो मास है वो क्या है, एम। इस पर भी एम है, इस पर भी एम है, और चार्ज इस पर भी क्यू है और इस पर भी क्यू है, क्यू सेम चार्ज है, ठीक है। आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और सेम पॉइंट से इसको सस्पेंडेड, इसको यहाँ से एल सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड्स ऑफ लेंथ एल। तो एक सिल्क का जो धागा है जिसकी लंबाई एल है उसको बिल्कुल बराबर के पॉइंट से दोनों तरफ में और दो धागों से इसको बांध दिया गया है, ठीक है, अलग अलग, ठीक। द डिस्टेंस बिटवीन द स्पायर्स, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्पायर, दो जो स्पायर आपके पास में छोटे स्पायर जो रखे हैं जिनकी मास स्मॉल एम है और इक्वल चार्ज है क्यू, तो उसमें जो x डिस्टेंस है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, x है। जैसे ये एक आपका स्पायर है, ये स्पायर, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इन गोलों के बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, आपकी x है। और जो ये x डिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर l आपको छोटा ज़रूर दिखाई दे रहा है क्योंकि हमें ये जो डायग्राम बनाने के लिए हमें ऐसा डायग्राम चाहिए ना जिससे हम इसको समझ सकें, इसलिए इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको छोटी लग रही है लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये इसकी तुलना में बहुत बड़ी है, ठीक है ना, इसकी तुलना में बहुत बड़ी है। तो x इज लेस देन l, क्लियर हुआ। फाइंड द रेट dq बाई dt। तो आपको क्या करना है, इसमें क्या मांगा है, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको करना क्या है, आपको dq बाई dt निकालना है, ठीक है ना। फाइंड द रेट dq बाई dt विद विच द चार्ज लीक्स ऑफ ईच स्पायर, प्रत्येक स्पायर में से लीक हो रहा है। इफ देयर अप्रोच वेलोसिटी वेरीज एज v इक्वल टू a अपॉन रूट एक्स। तो ये यहाँ पर आप जो भी निकालेंगे, ठीक है ना, निकालेंगे, आपको dq बाई dt जब निकालना है तो उसके अंदर जो v आएगा वो वेरी कर रहा है v इक्वल टू a अपॉन रूट। तो मतलब जो v का जो वहाँ पर v जो आएगा उसकी जगह आपको ये वहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। वेयर a इज़ a कॉन्स्टेंट, और जो इसके अंदर जो ये a है इसमें देखो इसके नीचे अंडरलाइन किया, ये वाला a है और ये क्या है, आपका कांस्टेंट है। अब आपके समझ में आ गया होगा। आपको बेसिकली आपको ये समझना है कि दो स्पायर जो हैं यहाँ से देखो इनको, और ये सिल्क के धागे से एल लंबाई का धागा है उससे बांध दिया है और उनके ऊपर सेम चार्ज है क्यू और सेम मास है एम और एम, ठीक है, इनके ऊपर मास सेम है। तो अब इन्होंने क्या किया है कि इसके बीच की डिस्टेंस x है वो l की तुलना में बहुत छोटी है, ठीक है। और हमें इसमें निकालना क्या है कि भाई इसमें से जो ये बॉडी है इसमें से जो चार्ज है वो लीक्स हो रहा है। तो आपको निकालना क्या है कि इसमें जो रेट निकालनी है आपकी dq बाई dt जो रेट निकालनी है। और dq बाई dt वैसे आप समझो तो क्या होता है, I, ठीक है ना, करंट होता है, ठीक है। तो एक तरीके से करंट निकालनी है, ठीक है ना, जो यहाँ से बन रही है, ठीक है।
तो अब आपको डी क्यू बाई डी टी इसमें से निकालनी है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, ये एक धागे से इसको बांध दिया, एक धागे से इसको बांध दिया। जब इनको पास पास रखा गया तो इसके ऊपर, इसके और इसके ऊपर सेम चार्ज है, आपको पता है सेम चार्ज होगा तो ये दोनों बॉडी है वो क्या करेगी, एक दूसरे को रिपेल करेगी। तो ये इस साइड में और ये इस साइड में जाएगा या नहीं जाएगा, तो रिपेल करेगी। तो रिपेल करने वाला जो फोर्स है वो कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। अरे भाई विद्युत बल भी बोल सकते हैं, चुंबकीय बल भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो यहाँ पर जो लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, रिपल्सन वाला लग रहा है ना, रिपल्सन वाला। चलो जी, ये इसकी डायरेक्शन ये होगी, दोनों के दिखा रहे हैं अपन, किसी एक से लेकर चल जाते हैं। इस पर जितना मान आएगा वही इस पर आएगा, सेम है ना। चलो जी, इसको लेकर चलते हैं अपन, ठीक है। तो इसके ऊपर एफ भी एक रिपल्सन फोर्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग गया है, और जिसे कूलाम फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहाँ से ये धागे से जब बंधी हुई थी थ्रेड्स से, तो जब इस पर फोर्स लगेगा तो क्या इस धागे के अंदर एक टेंशन उत्पन्न नहीं होगा, टेंशन फोर्स नहीं होगा, तनाव नहीं होगा। इस धागे में थोड़ा मतलब इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा तनाव वाला, तो इसके ऊपर एक टेंशन लग जाता है टी, ठीक है ना। टेंशन फोर्स लगता है टी, ठीक है, टेंशन फोर्स टी लगता है, ठीक है जी। चलो ठीक है, टेंशन फोर्स टी लगा इसको, इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये इस साइड के अंदर इस डायरेक्शन में आपके ऊपर, इसके ऊपर, इस क्यू के ऊपर लगा कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एफ ई, ठीक है। अभी देखिए, अभी मुझे आप ये बताइए कि इसमें भी कोई ना कोई मास है, इसमें भी मास है, इसमें भी एम, और जहाँ पर किसी बॉडी में बॉडी है तो मास है, और मास है तो कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज लगेगा, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऑलवेज लगेगा, मैंने ग्रेविटी में आपको बताया भी है। तो यहाँ पर इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ऑलवेज अट्रैक्शन, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है ना। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन में। तो एफ जी जो हो गया इस डायरेक्शन में हो गया, और एफ ई जो हो गया वो इस डायरेक्शन में हो गया। तो यहाँ से आपके समझ में आ गया, ये दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए, एफ ई और एफ जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या आ गई, एक दूसरे के ऑपोजिट आ गई। क्लियर हुआ यहाँ तक, चलो ठीक है। अभी देखो, अभी ये जो टी है ये टेंशन फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ से इस टी के अपन दो कंपोनेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन दे रखी है तो इसका कंपोनेंट निकालते हैं। तो एक कंपोनेंट पर परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, एक बेस वाला निकाल लेते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपन निकालते हैं, इसका परपेंडिकुलर और बेस वाला अपन दो कंपोनेंट्स निकालते हैं। चलो ठीक है, ये निकालेंगे। उससे पहले एक और देख लो, ये जो थ्रेड से ये दोनों जो स्पायर है ये लटके हुए थे, उनके बीच का एंगल थीटा है जी, हमने मान लिया है, ठीक है ना। हमने क्या एज्यूम किया, थीटा। तो अगर हाफ मानेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि अपन को हाफ लेना है, और इसको यहाँ से यहाँ तक अपन ने मिला दिया है। चलो ठीक है, तो यहाँ से ये एक ट्राइंगल बन गया है जी, ये एक ट्राइंगल बन गया है। ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री हो गया है, ठीक है ना। ये वाला है परपेंडिकुलर ट्राइंगल बन गया ना, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। चलो जी ठीक है। अभी ये, ठीक है ना, ये टेंशन फोर्स है, तो यहाँ से अपन इसके दो कंपोनेंट्स निकालते हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स है, ये वाला, ये परपेंडिकुलर वाला, ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा, साइन वाला, ठीक है ना। ये साइन वाला, तो ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा नहीं है, सॉरी, ये थीटा बाई 2 है। तो ये क्या बन रहा है, जेड बन रहा है ना, ये ऐसे करके ऐसे, ये देखो ये क्या बन रहा है, एक z बन रहा है। तो ये थीटा बाई 2 है, तो ये कितना होगा, थीटा बाई 2। अरे ये एंगल कितना होगा, थीटा बाई 2, ठीक है जी। ये भी थीटा बाई 2 हो गया। तो यहाँ से, या तो यहाँ से आप एक ट्राइंगल बना लीजिए, ये वाला, ठीक है ना, इसको बनाया और यहाँ पर आपने 90 लगा दिया, ठीक है, ठीक है। या फिर आप ये वाला देख लो, सेम ही बात है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर अगर थीटा बाई 2 है तो बेस क्या हो गया, ये हो गया ना, ये बेस हो गया, ठीक है ना, ये बेस हो गया। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से ये वाला कैसा चीज़ है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, टी साइन थीटा बाई 2। अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ। आप IIT के स्टूडेंट हैं और एडवांस तक पहुँचने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से इतना तो आपको आता ही होगा, लेकिन फिर भी मैंने समझा दिया है कि ये वाला ही कंपोनेंट परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर थीटा बाई 2 है, या फिर यहाँ पर थीटा बाई 2 है, तो ये हो गया ना बेस, ये हो गया इसका बेस, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक। चलो जी, यहाँ तक ये क्लियर हो गया, टी साइन थीटा बाई 2, और इसकी डायरेक्शन ये हो गई।
और ये वाला जो है ये हो गया आपका टी साइन टी कोस थीटा बाई टू। तो ये वाला जो कंपोनेंट्स है वो टी कोस थीटा बाई टू। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया, ये कंपोनेंट टी साइन टी कोस थीटा बाई टू है और ये कंपोनेंट टी साइन थीटा बाई टू है। यहाँ तक आपके क्लियर हो गया। तो ये डायग्राम भी मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। अभी यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो देखिए x, तो बहुत छोटी है, तो इससे हाफ डायरेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, x/2 होगी ना। देखो x/2 ये है, तो ये भी x/2 होगी। चलो जी, यहाँ तक आपके पूरा ये क्लियर है। ये डायग्राम अगर आपके पूरी तरीके से अच्छी तरीके से क्लियर है तो हम इसको अब पूरी तरह से कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल आसान हो गया है। अगर ये डायग्राम आपको आता है तो फिर अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है जी, चलो अब हम क्या करते हैं, देखो अब सबसे पहले इसके ऊपर हमने कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं आप तो पहले ये बताइए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना, ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा लिखवा भी देता हूँ, थोड़ा सा इसको, कि जैसे ये Fe जो है उसका मान कितना होता है बताइए, Q² अपॉन 4πε0, और बीच की डिस्टेंस कितनी है, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x है ना, तो x²। ठीक है जी, ये हो गया जी नंबर 1। ठीक, और सेकंड फोर्स Fg, ठीक है, ये कितना है, Gm², ठीक है ना, m1 m2² अपॉन r², और r की जगह यहाँ पर क्या है, x²। ठीक है, ये वाला। चलो जी, और एक आपका टेंशन फोर्स है ही, ठीक है, तो एक आपका टेंशन फोर्स है और एक आपका ये जो आपकी अर्थ की ग्रेविटी है, इस वजह से इसका कोई ना कोई मास होगा तो अर्थ की ग्रेविटी उस पर लगेगी, तो ये अर्थ की ग्रेविटी वाला फोर्स और लगेगा। ठीक है ना, mg, ठीक है ना, जिसे आप भार बोलते हैं, ठीक है ना, वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है ना, अगर अर्थ है तो नीचे की तरफ लगेगा mg। तो एक mg हो गया और एक आपका ये t हो गया। तो 4 प्रकार के हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक और 2 आपको लिखा रहा हूँ, 1 और 2 मैंने लिखा दिए, 2 मैंने बता दिए है, एक t है। टेंशन फोर्स क्या लिखना है, भरेंगे, इस बोर्ड को भरना थोड़ी है फालतू। ठीक है ना, आपको पता है एक टेंशन है और एक ये mg है, जहाँ पर काम में आएगा अपन देखेंगे इसको कहाँ काम में आ रहा है। चलो ठीक है, ये यहाँ तक आपका क्लियर है। चलो जी, अब हम क्या करते हैं, अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से देखो, यहाँ से Fe जो है उसकी डायरेक्शन ये है, और इस अगर यहाँ पर ये जो है, ये मान लीजिए ये जो आपका स्पायर है वो इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना, साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम है। अगर इक्विलिब्रियम है तो फिर इक्विलिब्रियम होने पर क्या होगा, Fe जो है, Fe इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, Fg प्लस T साइन थीटा बाई 2। अरे होगा या नहीं होगा, ये हो जाएगा ना, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम से हो गया ना, इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम में है, तो उस समय ये आपके ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स इक्वल हो जाएंगे ना दोनों। चलो जी, तो यहाँ तक किया है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आप जानते हो कि अभी मैंने पीछे आपको इसके ऊपर कराया भी है, एक न्यूमेरिकल भी कराया। Fe जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है, वो बहुत बड़ा होता है Fg से। तो Fg जो है उसको आप शून्य मान सकते हैं। ठीक है, इसको आप शून्य एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है ना, इसलिए तो कंपैरिजन में आपने इसको शून्य बनाया। तो यहाँ से आपका Fe जो है वो आपका आ जाएगा T साइन थीटा बाई 2। ठीक है जी, और इसको आप इक्वेशन नंबर 4 बोल सकते हैं। ठीक है, चलो जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी ये भी देख लेते हैं।
नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ t cos थीटा, ठीक है। तो अभी आप ये भी दे सकते हैं mg इक्वल टू t cos थीटा बाई 2, ठीक है जी। अब आगे इसको करें तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 अपॉन इक्वेशन 5, ठीक है ना, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एफ ई अपॉन एम जी इक्वल टू टी साइन थीटा बाई 2 टी कोस थीटा बाई 2। तो यहाँ से देखो टी से टी तो कैंसिल हो गया और साइन और कोस मिलकर क्या बन गया 10। तो ये हो जाएगा आपका 10 थीटा बाई 2 इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी। तो इसको आप दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 6 बोल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई आपको समस्या नहीं आ रही है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो आगे और थोड़ा सा करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है जी, आगे करते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर ये अपने ट्राइंगल लेते हैं और ये आपका 90 डिग्री का एंगल है ये वाला, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेस, ठीक है ना। तो ये एंगल है ना थीटा बाई 2, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, चलो हो गया जी। तो साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 निकालिए क्या होता है। परपेंडिकुलर है ना, चलो लिख देता हूं डायरेक्ट। क्या है परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस बताओ कितनी है, टोटल कितनी है, x है ना, तो ये कितनी है x बाई 2, कितनी है x बाई 2, ठीक है जी। और हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। अरे साइन थीटा बाई 2 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब अपॉन कर्ण। तो ये आपका कितना है, ये लेंथ कितनी है, अरे एल है ना, ये थ्रेड की लेंथ कितनी है, एल है। तो ये यहाँ से आपका आ गया x इक्वल टू 2l, ठीक है। और आपका जो ये थीटा बाई 2 ये बहुत कम है, बहुत छोटा है, ठीक है ना। ये जो है ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा होने से हम क्या कर सकते हैं, बहुत छोटा होने से अपन को ये साइन वगैरह ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट थीटा बाई 2 कर सकते हैं, ठीक है। और 10 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। यदि ये बहुत छोटा होता है तो अपन ये कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो है बहुत स्मॉल एंगल है, तो इसलिए अपन इसको डायरेक्ट साइन थीटा बाई 2 को थीटा बाई 2 और इसको 10 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कॉन्क्लूजन क्या निकलता है, यहाँ से कॉन्क्लूजन ये निकलता है कि 10 थीटा बाई 2 इक्वल टू x अपॉन 2l, ये कॉन्क्लूजन निकला है। और इसी को आपने इक्वेशन 7 दे दिया है, ठीक है। ये कॉन्क्लूजन हमने यहाँ से निकाल दिया है, ठीक है ना। यहाँ से कैसे निकाला है, ये परपेंडिकुलर x बाई 2 है और ये लेंथ साइन के फॉर्मूले से निकाल दिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक पूरा क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके। चलो आगे करें, अब आगे करते हैं। अभी ये जो वैल्यूज़ है ये उसके अंदर पुट कर देते हैं ना, 10 थीटा बाई 2 में ये वैल्यू पुट करो तो आपका क्या आएगा, देखो x अपॉन 2l इक्वल टू एफ ई की वैल्यू रखो ऊपर से, क्या है q स्क्वायर
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक्स स्क्वायर है और एम जी है। देखो भाई, देख लो फिर यहाँ से इसकी जगह हमने ये वैल्यू रख दी है, ठीक है, ये वैल्यू रख दी x/12 रख दिया ना। और फिर जो एफ ई है उसकी लिखी है हमने क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, ये रहा यहाँ तक की। और फिर नीचे क्या दे रखा है, एम जी, तो एम जी ऐसे के सामने लिख दिया है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक देख लीजिए, मिलान कर लीजिए, इसकी जगह ये रखा है, ये ठीक है, और वहाँ से वो वैल्यू वैसे की वैसे पुट की और यहाँ पर आपने एम जी और इसमें ऐड कर दिया है। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो यहाँ से अपन कुछ कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं। एक तो हम ये निकालते हैं यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं। यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, देखो आगे काम आने वाली है, ठीक है। क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ से कितनी है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू देखो, ये सब उस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये आपका आ गया, और ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी एक्स की क्यूब अपॉन क्या बचा जी, एल, क्योंकि ये तो इससे डिवाइड हो गया ना 2, तो 2 बचेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी एक्स स्क्वायर, और एक एक्स वो है तो एक्स की क्यूब हो गया। चलो जी, ये जो है क्यू, यहाँ से अगर अपन क्यू की वैल्यू निकालें तो ये पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, अंडर रूट, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी एक्स की क्यूब अपॉन एल, ठीक है। और इसको आप 8 दे सकते हैं जी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 8 दे दीजिए इसको, ठीक है। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी एक्स की क्यूब, ठीक है, रूट के अंदर है ये, ठीक है, एक्स की क्यूब अपॉन एल, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन नंबर 8 हो गई है। चलो ठीक है, आगे करें इसको सॉल्व, ठीक है ना। आप न्यूमेरिकल को, ये तो मैं क्या है कि आपको आराम से करने के लिए इक्वेशंस जो बना रहा हूँ, वैसे आपको इनको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। चलो जी, यहाँ तक आपका हो गया Q इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। अभी हम यहाँ से एक कंक्लूजन और निकालते हैं। हम क्या करते हैं, एक्स की क्यूब की वैल्यू निकाल देते हैं, क्या होता है, एक्स की क्यूब इक्वल टू, ये एक्स की क्यूब इधर आ गया ना, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर 2L क्यू स्क्वायर है ना, 2L क्यू स्क्वायर, 2 कहाँ से हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, L क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, ये L इधर चला गया, और नीचे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, हाँ जी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी एक्स की क्यूब, एक्स जो स्क्वायर है वो साइड में गया, एक्स की क्यूब बन गया, और ऊपर ये एल इस साइड में गया, और ये क्यू स्क्वायर, ठीक है जी। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें डी क्यू बाई डी टी जो है वो फाइंड करना है। क्या करना है, डी क्यू बाई डी टी, तो यहाँ पर हमें डी क्यू बाई डी टी बनाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ये आपकी इक्वेशन नंबर 9 है, और इसको अपन क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट 9, ठीक है ना, 9 को अपन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इक्वेशन 9 को अपन क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएशन किया, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स की क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर dx बाई डी टी, ठीक है ना। टाइम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो जी, इसका डिफ्रेंशिएशन हमने कर लिया। अब यहाँ से देखते हैं, L जो है वो उसका कुछ नहीं होगा, और इसका हो जाएगा 2Q डी क्यू बाई
dt अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। ठीक है जी, यहाँ तक आ गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, dx बाई dt है, उसको आप क्या लिख सकते हैं v, और v की वैल्यू जो है वो यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट पुट कर दूँ मैं, ज़्यादा लंबा नहीं करके डायरेक्ट वैल्यूज़ जो है वो पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। तो 3x², और इसको क्या बोलते हैं, dx बाई dt क्या है, वेलोसिटी है ना, और वेलोसिटी आपकी कितनी दे रखी है वो। तो यहाँ से मैं ये जो वैल्यू है ये रख देता हूँ a अपॉन रूट एक्स। ठीक है, a अपॉन रूट एक्स, यहाँ पर मैंने dx बाई dt की जो वैल्यू है वो a अपॉन रूट एक्स जो आपको जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ तक ये वैल्यू आपने रख दिया। फिर आगे देखो, ये पुट किया। अब आगे देखो आप, अभी जो ये वाला जो 2 है, ठीक है ना, ये वाला 2 आप इस साइड में ले आइए। ये वाला 2 जो है, नहीं अभी रुक जाइए, अभी थोड़ा सा और कर देते हैं। अभी ये वाला 2 L Q dq बाई dt। ठीक है, या फिर आप इस 2 को ले ही जाइए, 3/2 हो गया ना ये। ठीक है जी, 3/2 हो गया, और यहाँ पर L Q dq बाई dt, और ये, क्योंकि फिर बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से कैंसिल कर दोगे, ये नहीं करना है अपन को, यहाँ से ये 2 कैंसिल नहीं करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। हाँ जी, यहाँ से तो कोई चेंज नहीं होना है, वो वैल्यू पुट की है। यहाँ से आप dq बाई dt निकालिए। ठीक है ना, हमें क्या निकालना है, dq बाई dt। ठीक है जी, dq बाई dt हम निकालते हैं। dq बाई dt जो है वो यहीं रहने दीजिए, dq बाई dt, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू उस साइड में चली जाएगी। ठीक है, या उससे पहले एक स्टेप और अपन देख लेते हैं, थोड़ा सा और यहाँ से कैंसिल हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा और सोल्व करते हैं अपन। ठीक है, थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद में अपन वैल्यूज़ रखेंगे। ठीक है, थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, चलो करते हैं। तो यहाँ से इस Q की जो वैल्यू हमने पहले निकाली थी, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाली इक्वेशन 8 वाली। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका L, और ये जो Q की जो वैल्यू है ये आपकी रूट के अंदर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg x की क्यूब अपॉन L। ठीक है जी, ये वैल्यू हमने पुट कर दी इसकी जगह, और अब dq बाई dt ठीक है, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, वहाँ से वैसा का वैसा पड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा सा इसको सोल्व कर लें। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ अभी। ठीक है ना, अभी मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ भाई, जगह नहीं बच रही ना, तो मुझे मिटाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन तो आपने लिख लिया हुआ है, इतनी देर में तो लिख ही लोगे यार। देखो बहुत ही आराम से करवा रहा हूँ मैं आपको।
चलो आगे चलते हैं जी। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये रूट के अंदर है और ये बाहर है, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है तो नीचे रूट आ जाएगा और ये हट जाएगा पूरा पूरा। यहाँ से ये कैंसिल होगा तो ऊपर ये रूट में आ जाएगा एल, ठीक है ना। ये नीचे नहीं रहकर ये यहाँ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ पर एल जो है यहाँ से कैंसिल करके यहाँ से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर एल जो है वो रूट में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा देखो, यहाँ से आपका ये 3/2 जो है एक्स की क्यूब और a/√x, ठीक है। स्क्वायर है भाई, ठीक है। हाँ जी। और इस साइड के अंदर ये जो है पूरा का पूरा कैंसिल होगा, कटेगा, नीचे रहेगा ना ये जो है, और l जो है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये ऊपर जो l है वो रूट में आ जाएगा जी, ऊपर जो l है वो रूट में आएगा ना, आ गया। और ये इसके अंदर इसका करते हैं तो नीचे वाली जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा रूट में आएगा, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन जो है वो 2π ε0 mg, ये ऐसे आ जाएगा ना, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये जो x की घात 3 है, ये कितनी है, x की घात 3 है, ठीक है जी। तो ये रूट है, इसका मतलब 3/2 है, ठीक है ना। ये कितनी घात है, 3/2 है ना, x की घात 3/2 हो जाएगी ना रूट होने की वजह से, ये 3/2। तो यहाँ पर देखिए x की घात कितनी है, 2, और यहाँ से ये हाफ है, इसका अगर भाग लगेगा तो ये कितनी हो जाएगी, x की घात 3/2 हो जाएगी ना। कितनी हो जाएगी, x की घात 3/2, ठीक है ना। चलो उसको मैं थोड़ा सा आगे और करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपका ये जो x है ये रूट में आएगा, और ये जो x की घात 3 जो है 3/2 है ना ये, और इधर से ये 3/2 है, तो इसको पूरे को अपन कैंसिल कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, a, ठीक है। ऐसे हो सकता है ना ये, या एक स्टेप और करवाऊँ, इतना समझ जाओगे यार। यहाँ से हमने किया है, इसके अंदर जो x की घात 3/2 है, और इस साइड के अंदर जो आपकी बच रही है x की घात 3/2 ही तो बच रही है ना। इसको इससे कैंसिल किया, 3/2 से 3/2 कट गया, मतलब x वाला पूरा सिस्टम पोर्शन ही कट गया। तो यहाँ से सिर्फ ये रूट में l है, नीचे ये है, और यहाँ बचेगा dq/dt, ठीक है। अब आपको निकालना है dq/dt, उसको वही रखो, dq/dt, ठीक है जी। ये पोर्शन इसकी साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो 3/2 a, ठीक है, और ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे, तो रूट 2π ε0 mg/l, ठीक है। देख लीजिए dq/dt निकालना, ये चला गया ऊपर और ये चला गया नीचे, क्लियर है। तो यही आपको निकालना था। अब मुझे ये बताइए, क्या ये जो क्वेश्चन था ये टफ था, कि ये क्वेश्चन था ये टफ था। यहाँ से ये थोड़ा सा और मैं आपको दिखाऊं तो एफ जी जो है वो हमने 0 बना दिया है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत कम है इसलिए एफ जी हमने 0 बना दिया था। हाँ भाई, अभी आपने ये क्वेश्चन किया, ठीक है, तो क्या ये टफ था? बिल्कुल नहीं था। ये फिजिक्स के कुछ फंडामेंटल लगाए और थोड़ी सी मैथ लगाई हमने। अगर आपकी मैथ अच्छी है, अगर जैसे मतलब आप अगर आईआईटी कर रहे हैं और आईआईटी एडवांस में है, तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट तो क्लियर करना ही पड़ेगा। तो मैथ तो आपकी इतनी अच्छी होगी, ठीक है ना, मैथ अच्छी होगी। अभी तो ये सवाल है, मैंने इस सवाल में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगाया है, वरना ये सवाल अगर मैं करूँ स्पीड तो बहुत आसानी से जल्दी से हो सकता है, लेकिन ये आपको समझ में भी आए। और ये जो वो जो टॉप क्लास बच्चे हैं जिनको जल्दी ये समझ में आ जाएगा, लेकिन देखिए सभी उस लेवल पर नहीं होते ना, कई थोड़े डाउन भी होते हैं। तो हमें उसी हिसाब से अपनी स्पीड को मेंटेन करके चलना पड़ता है कि वो सभी बच्चों को मिल सके, ठीक है ना।
तो कई बच्चे हैं वो बोर हो जाएंगे, सर बहुत टाइम लगा दिया इसमें, ठीक है ना। लेकिन कई बच्चों के लिए टाइम लगना भी ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आपके मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले ये डायग्राम बनाया, और डायग्राम बनाने के बाद में यहाँ से अपने इक्विलिब्रियम लिए इसको, और उसके बाद में ये सारा जो सिस्टम है हमने कर लिया। और यहाँ पर थोड़ा सा जो ये हमने थोड़ी सी स्पीड यहाँ पे पकड़ी थी, वो भी कोई स्पीड नहीं है, वो आप जानते हैं इतना, ठीक है ना। और यहाँ से ये वाले हमने निकाल लिया है। तो मुझे एक बताइए कि ये टफ़ है? बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। ये कितनी आसानी से किया है हमने, बिल्कुल आसान है। और हर एक क्वेश्चन हम इतने ही आसानी से करने वाले हैं, चाहे वो एरोडो का हो। एरोडो से आप एरोडो से डर जाओ, अरे डरना नहीं है भाई, डरेंगे तो बनेंगे कैसे, ठीक है ना। और बहुत जल्दी आप फिर इन क्वेश्चन को करने वाले हो, ठीक है ना। अभी एक बार के लिए थोड़ा समय अपन लगा भी देंगे ना, तो आगे चलकर ये बहुत आसानी से हमारे से होने वाला है। बेसिक आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद में बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये जो क्वेश्चन हमने किया है वो समझ में आ गया है, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा कि सभी स्टूडेंट तक ये पहुंच सके। क्योंकि एरोडो के लिए मैं ये सीरीज़, अब एरोडो की सीरीज़ चलाने वाला हूँ। काफ़ी दिनों बाद फिजिक्स का क्लास यूट्यूब पर ली है मैंने, ठीक है ना। यूट्यूब पर काफ़ी दिन हो गए फिजिक्स क्लास नहीं लिया। तो ये एरोडो का जो क्वेश्चन है, मैंने सोचा कि जो IIT एडवांस के बच्चे हैं, ठीक है ना, या आगे जाकर वो एडवांस देने वाले हैं, अभी जो फाउंडेशन भी कर रहे हैं, तो आगे जाकर उनको क्लियर करना पड़ेगा। तो आपके लिए जो एरोडो है एडवांस, IIT एडवांस निकालने के लिए तो बहुत ज़रूरी है फिजिक्स के लिए। तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन जो है आपको करवाएं, ठीक है ना। तो एरोडो स्टार्ट हो गए, तो अब एरोडो स्टार्ट ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन अगर अच्छा लगा है, ठीक है, और समझ में आया है, तो आप बिल्कुल कमेंट भी कीजिए कि भाई कहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कहाँ पर कुछ और पूछना या जो भी है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, वो इस चैनल को, मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना। जिससे जो भी नया हम काम करेंगे या वीडियो बनाएंगे वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके।